हाय दोस्तों। क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री की इस अंतिम कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 12 स्वतंत्रता के बाद। अध्याय 12 स्वतंत्रता के बाद। ये अध्याय हमें बताता है कि 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी और हमारे नेताओं ने किस प्रकार एक मजबूत लोकतांत्रिक और आधुनिक भारत की नींव रखी। इसमें संविधान निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, पंचवर्षीय योजनाएं और देश के विकास की यात्रा को समझा गया है। सोचिए, एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी से आजाद हुआ हो, जहां करोड़ों लोग गरीबी, अशिक्षा और विभाजन की पीड़ा से जूझ रहे हो। वह देश आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों में कैसे शामिल हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हमें इसी अध्याय में मिलेगा। आज की कक्षा में हम जानेंगे स्वतंत्रता के बाद। हम क्या जानेंगे? स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने आई, आप ये सब नोट कर लीजिएगा। भारत के सामने आई, आप, मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। के सामने आई प्रमुख चुनौतियां और भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं। थर्ड पॉइंट, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं और विकास की दिशा। स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और चुनौतियां, हम ये सब आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आप सब तैयार हो जाइए, अपनी पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। जो भी इम्पोर्टेंट मैं नोट्स कराऊंगी, आप सब उसको नोट्स कर लीजिएगा और उसको सुनहरे लाइन से, सुनहरे अक्षरों में लिखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, आज का संघर्ष ही कल की सफलता की कहानी लिखता है। तो जिस तरह स्वतंत्र भारत ने कठिन परिस्थितियों से निकलकर विकास का मार्ग चुना, उसी तरह आप भी अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, स्वतंत्र भारत की इस प्रेरणादायक यात्रा को समझते हैं और जानते हैं कि हमारे देश ने आजादी के बाद किस प्रकार अपने भविष्य का निर्माण किया। तो हम फर्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, एक नया और खंडित राष्ट्र। एक नया और खंडित राष्ट्र। दोस्तों, आपको पता है कि अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी, कितने शरणार्थी? 80 लाख कहाँ आए थे? पाकिस्तान से भारत आ गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान से भारत कितने शरणार्थी आए थे। तो 80 लाख शरणार्थी जो थे वो पाकिस्तान से भारत चले आए थे। और इन लोगों के रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना भी जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी कि किस तरह से सभी रियासतों को एक किया जाए। तकरीबन 500 रियासतें उस समय थी, राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था और शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर से इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसे राजनीतिक व्यवस्था में विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं की सबसे अच्छी व्यक्त कर सके। उन लोगों का क्या था? भारत के लोगों की यही इच्छा थी कि हम किसी तरह इस, जो ये नवजात राष्ट्र है, क्योंकि भारत उसी समय आजाद हुआ था, तो ये नवजात ही हुआ और आजादी के समय भारत को एक व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए
हमारे जो राजनेता थे वो ये सोच रहे थे कि भारत को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि इसमें कोई परेशानी ना हो। और उस समय 80 लाख शरणार्थी जो थे पाकिस्तान से भारत आए थे। उनको अच्छे ढंग से उनको रहना, घर देना, उनके लिए खाने का इंतजाम करना, प्लस उनके लिए नौकरियां प्रोवाइड कराना, ये सब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और साथ में उस टाइम भारत में 500 रियासतें थी जो राजाओं और नवाबों के शासन में चल रही थी। तो वो भी देखना था कि किस तरह से ये सारी रियासतें एक भारत में शामिल हो जाए, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी। सभी सभी रियासतें तो शामिल हो गई थी, लेकिन 3 रियासतें रह गई थी। वो 3 रियासतें कौन सी आप बताइएगा कि उनको काफी मुश्किलों से भारत में शामिल किया गया था। 1947 में भारत की आबादी काफी बड़ी थी। कितनी थी? तकरीबन 34.5 करोड़। और ये आबादी भी आपस में बटी हुई थी। उस टाइम कितनी आबादी थी? 34.5 करोड़। और अब कितनी है? 125 करोड़। शायद और भी ज्यादा हो गई है। शायद क्या, यकीन नहीं। अब भारत चीन को भी पछाड़ दिया है, चीन को भी पीछे कर दिया है। आज हम जनसंख्या में नंबर 1 पे हैं। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावे में भारी उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? तो एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांव में रहती थी। आज भी भारत में गांव में ज्यादा लोग रहते हैं। और तो उनकी आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों को आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गियां बस्तियों में रहते थे, जहाँ शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। शहरों में क्या था? सब छोटी छोटी झुग्गियों में रहते थे, और वहाँ पे शिक्षा का भी कुछ खास व्यवस्था नहीं थी। और इतनी बड़ी जनसंख्या को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। कृषि भी करना जरूरी था, और विनिर्माण का काम भी करना था। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना था। भारत के पास उस समय काफी चुनौतियां था। जब भारत आजाद हुआ था, भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। एकता और विकास की प्रक्रियाओं के साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकराव का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, तो कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान हिंदुस्तान से पाकिस्तान भी अलग हो गया था, तो देश का विभाजन भी हो गया था। तो इस वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव भी काफी बढ़ हो गया था, और कई जगह हिंसा भी हुई थी। तो मुसलमानों के अंदर और हिंदुओं के अंदर, दोनों के अंदर ये डर था कि क्या, मुसलमानों के अंदर खास तौर से इंडिया में ये डर था कि हम क्या वहाँ पे सुरक्षित खुद को महसूस कर सकेंगे। तो ये भी डर था उनके अंदर से। ये डर निकालना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी तरफ, एक मिनट। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते तो और ज्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। तो ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। तो भारत के लोगों को महसूस हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था को सही तरीके से समझाने के लिए हमें एक संविधान की रचना करना चाहिए।
भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। फिर उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था को, देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज की जरूरत तो पड़ेगी ही, किसी भी देश के लिए एक दस्तावेज की जरूरत पड़ती ही है। वैसे भी कुछ देशों में संविधान लिखित नहीं होता है, लेकिन इंडिया का संविधान लिखित है। चलिए आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में बनाया गया। जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए। सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में अपनाया गया। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि जब देश आजाद हो गया तो भारत के लोगों को क्या महसूस हुआ कि अब एक नए संविधान की रचना करनी चाहिए। तो तो फिर क्या हुआ कि दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई और संविधान की रचना की शुरुआत हुई कि अब हमें एक संविधान लिखना चाहिए। तो दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई और नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया। तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहाँ पे? दिल्ली में। परंतु इसके सदस्य पूरे देश से थे, जो कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि करते थे। तो और इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे कब लागू किया गया था? आप सबको पता ही होगा कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया और जिसे हम 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये हमारा गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। हमारे संविधान की एक खासियत ये भी थी कि उसमें सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का प्रावधान किया गया था। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत का संविधान किस तरीके से लिखा गया था, किस मताधिकार के। तो क्या था? सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का प्रावधान पे आधारित था। इसका क्या मतलब होता है? सार्वभौमिक व्यक्त मताधिकार का मतलब होता है कि 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था और ये एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में मिला था। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है कि सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार, जो कि भारत में है। आप यहाँ पे ये चित्र देख सकते हैं कि ये है संविधान सभा की बैठक और ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो संविधान सभा में प्रस्ताव को पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे संविधान सभा की बैठक हो रही है। वहां सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। कहाँ पे अधिकार दिया गया था? अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में। एक मिनट। इसके बाद सॉरी, इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफी लंबे संघर्ष के बाद ये अधिकार मिला। तो महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वो भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। के विपरीत भारत में क्या हुआ कि भारत में आजादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को ये अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था।
संविधान की दूसरी विशेषता ये थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नजर में समान माना गया। भारत के संविधान में भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। लेकिन क्या था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, नेहरू ने का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए, क्योंकि भारत की आजादी में हिंदू और मुसलमानों दोनों का योगदान था। तो मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो। इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। तो और हमारे संविधान की तीसरी विशेषता ये थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाले छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिर में जा सकते थे। लेकिन आजादी के कितने सालों बाद भी ये परंपरा थी कि भारत के मंदिरों में अछूत नहीं जाया करते थे, जहां तक मेरी जानकारी के मुताबिक। तो एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटों और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य एच जे खांडेकर ने कहा था, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, हमें हजारों सालों तक दबाकर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर, बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता है और ना ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। ये कहा था खांडेकर ने। तो भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति को में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबे चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता और आजादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशलक्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे।
केंद्रीय विषय जो होता है ऑफ कोर्स वो केंद्र सरकार के ही अधीन होता है। और राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय के लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। और समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे, जो कि आज भी ऐसा ही है। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए, जो कि सही भी था। उनका कहना था कि अंग्रेजों की जगह हिंदी को अपनाया अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। तो संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन पर हिंदी थोपी गई तो वहां के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। ये भी बात सही है कि जो लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो फिर उनका क्या होगा। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों सेवाओं विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था, और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। और संविधान के निर्माता भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। ये बात किसने कही? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हमें असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। ये कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फिर हुआ राज्यों का गठन। तो हम देखते हैं कि राज्यों का गठन कैसे किया गया। भारत में राज्यों का गठन कैसे किया गया। तो 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आजाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। ये 1920 में कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाषाई समूह को अपना अलग प्रांत बनाने का आश्वासन दिया था। आजादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद ये स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। और देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीतर दंगों में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ऐसे में चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र की शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। इसने कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर देना चाहिए। हमने ये कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता।
क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वादे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया, जब 1952 के आम चुनाव में नेहरू वहां चुनाव प्रचार करने के लिए लग गए, तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषी के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया। जैसा कि अखबार ने लिखा कि श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिर ये मांग माननी पड़ी कि इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आप इसको नोट कर लीजिए। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिया जाए। कुछ समय बाद 1960 में बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा दो अलग राज्यों में बांट दिया जाए। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई। पंजाब में पंजाब भाषी और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। आप यहाँ पे भाषाई राज्यों का गठन देख सकते हैं कि किस तरह से भाषाई राज्यों का गठन हुआ। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी है 1 नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्य, और ये 1975 में भारतीय राज्य। आगे विकास की योजनाएं बनाना। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इस बारे में ज्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा, जहां यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। यह है पंचवर्षीय योजना पर नेहरू का विचार। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी की अनुयायी
मीरा बहन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाय। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेहरू संयुक्त राष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर होता है आगे कि राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद, 15 अगस्त 1947 से भारत के आजाद होने के 60 वर्षों के बाद फिर देश में क्या हुआ। 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए। तो भारत अभी भी एक और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। ये गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। आजादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राय में रुकावट नहीं बन पाई। परंतु दूसरी ओर ये भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गियों, बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ है। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय स्वतंत्रता के बाद के साथ साथ हमने क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री की पूरी यात्रा सफलता पूर्वक पूरी कर ली है। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर संकल्प मजबूत हो तो सफलता अवश्य से मिलती है। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने अनेक समस्याएं थी, लेकिन हमारे देशवासियों ने हार नहीं मानी और एक नए भारत का निर्माण किया। दोस्तों, याद रखिए, सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जिस प्रकार स्वतंत्र भारत ने संघर्ष से विकास का मार्ग बनाया, उसी प्रकार आपको भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी बात हमेशा याद रखें, सपने वह नहीं जो सोते समय देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं दें। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो आने वाला कल आपका होगा।
आपकी किताबें, आपका संघर्ष और आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इसी प्रेरणा के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है और कक्षा के साथ साथ क्लास 8 हिस्ट्री का पूरा सिलेबस यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह अध्याय समझ आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं क्लास 9th की हिस्ट्री की क्लास में एक नई ऊर्जा, नए उत्साह और नए सीख के साथ। तो क्लास 9th की यात्रा में आप हमारे साथ बने रहिएगा और नई सीख सीखते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।